हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस में भी सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 2023 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2023 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। साइंस 2023 की अगर बात करें तो क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा खासा था। 15 क्वेश्चंस आए थे साइंस से और वही साइंस के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं डिटेल में। इसमें टेक्नोलॉजी का भी कुछ पोर्शन है और कुछ साइंस स्टैटिक का पोर्शन है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, डिटेक्शन ऑफ अ कार क्रैश या फिर कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। इसका ऐसा कहना है कि जब भी कार क्रैश या फिर कोलाइड होता है और वो डिटेक्ट कर लिया जाता है तो इसके वजह से एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव। यह ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए आपका जो लैपटॉप है वो एक्सीडेंटली ग्राउंड की तरफ फॉल हो गया तो इसके वजह से आपका हार्ड ड्राइव ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली टर्न ऑफ हो जाएगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट है। और तीसरा कह रहा है, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। आपका जो स्मार्टफोन है जब भी आप उसके स्क्रीन को या फिर आप फ़ोन को टिल्ट करोगे तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में ऑटोमेटिक हो जाता है और ये डिटेक्शन की बात कर रहा है तीनों केस में। तो आपको ये पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड। ये पूछ रहा है एक्सीलरोमीटर का फंक्शन किस किस डिटेक्शन में इंपॉर्टेंट है। पहला, कार क्रैश कोलिजन में एयरबैग ओपन होने का। सेकंड, लैपटॉप गिरने पे हार्ड ड्राइव इंस्टेंटली बंद होने का। और तीसरा आपसे ये कह रहा है कि स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली टिल्ट करने पे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में जाना। ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। आपका आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। एक्चुअली एक्सीलरोमीटर की वजह से ये तीनों एक्शंस डिटेक्ट किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीलरोमीटर, या फिर आप कह सकते हो एक्सीलरोमीटर का ज़रूरत है तभी डिटेक्शन हो पाएगा इन तीनों केस में। तो एक्सीलरोमीटर का फंक्शन तीनों में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑल थ्री। चेक कर लेते हैं हम आंसर को। यस, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सीलरोमीटर क्या होता है वो देखते हैं। एक्सीलरोमीटर आर द डिवाइसेस दैट मेजर द वाइब्रेशन और एक्सीलरेशन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सीलरोमीटर क्या करता है, डिवाइस के वाइब्रेशन को और एक्सीलरेशन को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल फ़ोन वाइब्रेट होने पे या फिर लैपटॉप हिलने पे, एक्सीलरेट होने पे या फिर कार का एक्सीलरेट मोशन होने पे एक्सीलरोमीटर इंस्टेंट डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। और इन केसेस में जैसे कार कोलाइड हुआ तो एयरबैग इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। They have a transducer that convert mechanical force caused by vibration or a change in motion into an electrical current using the piezoelectric effect. एज ए स्टूडेंट आपको क्या जानना है कि एक्सीलरोमीटर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है या फिर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करता है, प्लस ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट में यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी मतलब या मैकेनिकल फोर्स मतलब कोई चीज़ जो मोशन में है। द मोमेंट उसने मोशन में डिटेक्ट कर लिया, कोई एक सेंस करेगा वो और इस चीज़ को इलेक्ट्रिकल करंट सिग्नल्स में जनरेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए स्विच टाइप में, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन मैकेनिकल फोर्स है, फोर्स की वजह से आपने टिल्ट किया, जस्ट बिकॉज फोर्स मैकेनिकल मोशन में एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से फ़ोन को एक सिग्नल जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट वेव जाएगा जिसके हिसाब से डिटेक्ट कर लेगा कि फ़ोन अभी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में जाना चाहिए। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगा आपके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं स्टेटमेंट वन पे। स्टेटमेंट वन क्यों करेक्ट होगा, एनी रिलायबल कार क्रैश डिटेक्शन सिस्टम रिक्वायर एक्सीलरोमीटर दैट कैन मेजर अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन। जब आपकी कार टकराएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन को मेजर किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ क्रैश द क्रैश सेंसर एंड एक्सीलरोमीटर सेंड्स अ सिग्नल टू द एयरबैग कंट्रोल यूनिट। क्रैश सेंसर क्या है, मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि एक्सीलरोमीटर है ये। एक्सीलरोमीटर क्या होता है, मोशन में है, मैकेनिकल फोर्स है। ये किसको सेंड करेगा, सिग्नल, किसको, एयरबैग कंट्रोल यूनिट को। और एयरबैग कंट्रोल यूनिट हमारा क्या होगा इस केस में, इलेक्ट्रिकल करंट यूनिट, या फिर जो हमने देखा है मैकेनिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। तो आपका ये वाला जो एयरबैग कंट्रोल यूनिट है ये सेंसिबल है, स्विच वाला फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल करंट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मैकेनिकल, जिस वजह से ट्रिगर हो जाएगा एयरबैग आपका और एयरबैग ओपन हो जाएगा। आते हैं सेकंड ऑप्शन पे।
इतना ही नहीं, आगे जैसे ये ट्रिगर होगा ये क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस जनरेट करेगा, किस किस के मिक्सचर को यूज करके, सोडियम अजाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट को। और जैसे ये मिक्सचर को लेके गैस जनरेट होगा, बैग ओपन होगा और वो आपको कोलाइड होने से बचाएगा, मतलब आपके सर को, आपके बॉडी पार्ट को टकराने से बचाएगा, किसी भी बॉडी कार के बॉडी पार्ट से। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2Q करेक्ट हो जाएगा। एक्सीलरोमीटर जो लैपटॉप में होता है वो हार्ड ड्राइव को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा लैपटॉप सडनली गिरने वाला हो तो एक्सीलरोमीटर डिटेक्ट कर लेता है फ्री फॉल हो रहा है और इमीडिएटली टर्न ऑफ कर देता है किसको, हार्ड ड्राइव को, सो दैट ज़मीन पे ना टकराए और हार्ड ड्राइव खराब ना हो। हार्ड ड्राइव ऑटोमेटिकली अगर ऑफ हो जाएगा, इन फ्यूचर आप उसको रिकवर कर सकते हैं, आप वो डेटा यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और स्टेटमेंट 3Q हमारा करेक्ट होगा क्योंकि एक्सीलरोमीटर थर्ड वाले केस में वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। जैसे ही आप मोबाइल को टिल्ट करेंगे मोशन डिटेक्ट हो जाएगा, किसके अलॉन्ग, 3 एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीनों मोशन में 3D व्यू में आप जब देखेंगे तो 3 एक्सिस होते हैं, तो उसके अलॉन्ग वाइब्रेशन और मोशन डिटेक्ट होगा। ऐप्स, स्मार्टफोन में जो ऐप्स होते हैं वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में है और इस वजह से आपका स्क्रीन का जो फेसिंग है वो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा। इसलिए हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, दैट इज सी ओनली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो वाला जो क्वेश्चन था वो था आपका प्रॉपर टेक्नोलॉजी से। कौन सी टेक्नोलॉजी, एक्सीलरोमीटर किस फंक्शन पे काम करता है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, इसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है आपसे एक्वाकल्चर सिस्टम की बात कर रहा है। ये अगर आप देखोगे तो आपके बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। एक्वाकल्चर सिस्टम में बायोफिल्टर के रोल के हिसाब से आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहला, बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। बायोफिल्टर जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है, कैसे, अनईटन फिश फीड, फिश फीड जो बचा हुआ है उसको रिमूव करके। सेकेंड, बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। बायोफिल्टर एक और काम क्या करता है, जो अमोनिया प्रेजेंट होता है आपके फिश के वेस्ट में उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और तीसरा कह रहा है बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। बायोफिल्टर की वजह से फिश में फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। आपको बताना है बायोफिल्टर से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। अगर आप गौर से तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप क्लोजली ऑब्जर्व करके ये नतीजे पे आ सकते हैं कि सिर्फ इसमें से एक स्टेटमेंट राइट है हमारा। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर राइट है। यस, सिर्फ ऑप्शन ए राइट है, यानी ओनली 1 राइट है इसमें से। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें मतलब जो हमारा फिश वाटर के अंदर, जो फिश वेस्ट के अंदर जो नाइट्रेट है, अमोनिया प्रेजेंट होता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन राइट है। बायोफिल्टर का काम यही होता है कि वो फिश वेस्ट में अमोनिया प्रेजेंट को डिटेक्ट करता है और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। बाकी ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बायोलॉजिकल फिल्टर की बात करते हैं या फिर बायोफिल्टर। दीज आर डिवाइसेस टू कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है दैट विल परफॉर्म अ गिवन टास्क फॉर अस। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म डिफरेंट टास्क। Part of the art of the designing and using biofilter is to create an environment that will promote the growth of the organism that are needed। आप बायोफिल्टर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, सो दैट ऑर्गेनिज्म अपने फुल पोटेंशियल, अपने फुल ग्रोथ को अचीव कर पाए। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा। फॉर हेल्दी एंड फास्ट ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक स्पीशीज फिश फीड नीड्स टू बी सप्लाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस विल इन टर्म कंटेमिनेट पॉन्ड वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनईटन फूड मटेरियल। होता क्या है, फिश का फास्ट ग्रोथ हो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट फिश पूरा खाना तो खाएगी नहीं, तो होगा क्या, आपके पास कुछ अनईटन फूड मटेरियल रह जाएगा। फिश फीकल, फिश का जो एक्सक्रीटा होगा वो भी बचेगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ अल्गे एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज होना लग जाएगा, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड।
दिस कंटेमिनेटेड वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड। अब आप इसको ट्रीट करना है, दीज आर रिमूव एट द लेवल ऑफ टैंक एंड सिस्टम ट्रीटमेंट जोन। ये टैंक और सिस्टम ट्रीटमेंट जोन पे क्लियर किया जाता है, अदरवाइज इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द एफिशिएंसी ऑफ बायोफिल्टर। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था कि बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। बायोफिल्टर ये काम नहीं करता है, एक्चुअली ये वाला जो काम होता है ये आपके टैंक एंड सिस्टम ट्रीटमेंट जोन पे ट्रीट किया जाता है। किस किस को? फिश के एक्सक्रीटा को, अनईटन फूड मटेरियल को, ग्रोथ ऑफ अल्गे को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अदरवाइज क्या होगा? बायोफिल्टर की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। क्यों? हाँ, स्टेटमेंट 2 हमारा क्यों करेक्ट है? क्योंकि अमोनिया जो है इसको हम एक्वेरियम से रिमूव कर रहे हैं थ्रू यूज ऑफ अ बायोफिल्टर। जो एक्वेरियम होता है उसके अंदर जो अमोनिया प्रेजेंट है उसमें हम बायोफिल्टर का यूज़ करते हैं। ये अमोनिया का काम क्या होता है? बायोफिल्टर का काम क्या होता है? ये एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आगे चल के क्या करते हैं? अमोनिया को कंज्यूम करते हैं और फर्दर प्रोड्यूस करते हैं नाइट्राइट, विच इज़ ऑल्सो टॉक्सिक टू फिश, जिस वजह से अदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द बायोफिल्टर कंज्यूम नाइट्राइट और फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रेट। तो हमने बिल्कुल सही देखा। हमने क्वेश्चन में क्या देखा था? ऐसा कहा गया था कि बायोफिल्टर फिश का जो एक्सक्रीटा होता है उसमें से अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से नाइट्रेट रिलीज करता है। बट ये प्रोसेस डायरेक्टली नहीं है, आपको ये प्रोसेस याद रखना है। पहले अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज होता है और फिर ये नाइट्राइट से फ्यूचर चेंज होता है नाइट्रेट में। फाइनली जब ये नाइट्रेट में चेंज हो जाता है तो आपका स्टेटमेंट 2 यही था कि बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे। स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट क्यों हो जाएगा? बायोफिल्टर आर यूज टू रेड्यूस नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन वाटर। वहाँ स्टेटमेंट अपोजिट दिया हुआ था, वहाँ ऐसा लिखा हुआ था कि बायोफिल्टर का काम होता है अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस को वाटर में इंक्रीज करना, बट कि रियल काम क्या है बायोफिल्टर का? फॉस्फोरस के अमाउंट को डिक्रीज करना। ये कैसे करता है? सबमर्ज फ्लो बायोफिल्टर यूटिलाइज अ फिल्टर मीडिया वेयर यूज टू रिमूव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो वाटर के अंदर सबमर्ज होता है बायोफिल्टर, वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिमूव करता है फ्रॉम अ सिंथेटिक फिश फार्म वाटर, यानी एक्वेरियम कह लो। दिस cyclic aerated unaerated combined nutrient removal system achieve approximately 40% phosphorus removal and complete nitrification and 40% denitrification। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट नाइट्रोजन का भी कम कर देते हैं और फॉस्फोरस का भी यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। इसलिए स्टेटमेंट 3 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इससे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ पेयर्स है, कुछ स्पेस बॉडीज है और आपको उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको ये बताना है कौन सा डिस्क्रिप्शन राइट है इसके अकॉर्डिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये साइंस में पूछा गया है, आप कह सकते हो सैटेलाइट से या फिर स्पेस वाले सिस्टम से। सबसे पहला ऑब्जेक्ट इन स्पेस आपको दिया हुआ है सेफाइड्स, और आपको पूछा है सेफाइड जो है ये एक टाइप के जायंट क्लाउड्स, बड़े क्लाउड्स हैं जो डस्ट से, धूल से और गैस से बने हुए हैं। आप अगर गौर से पढ़ोगे सेफाइड्स का तो आपको पता चलेगा ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। फिर दिया हुआ है नेब्यूले के बारे में कि नेब्यूले जो है ये एक टाइप का स्टार होता है जो ब्राइटन भी होता है और डिम भी होता है पीरियोडिकली। मतलब कभी कभी ये बहुत ज़्यादा चमकेगा, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगा, और ये पीरियोडिकली मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद, मान लो 15 दिन बाद डिम होगा, 15 दिन बाद ब्राइटन होगा। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है पल्सर के बारे में कि पल्सर्स जो है ये एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार्स है। न्यूट्रॉन स्टार्स मतलब जो न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ये बिल्कुल सही है। जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स के अंदर का जो फ्यूल होता है, स्टार का फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन गैस कह सकते हैं या एयर कह सकते हैं, जिससे भी मेड है, अगर वो खत्म हो जाएगा और ये बड़ा स्टार कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फाइनली ये क्या फॉर्म करता है? न्यूट्रॉन स्टार्स, और यही न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं आपके पल्सार्स। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच? आंसर हो जाएगा ओनली 1। सिर्फ एक पेयर करेक्टली मैच है और बाकी के 2 रॉन्ग है। चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और मतलब ओनली 1, और उसमें भी ओनली 1 कौन सा? पल्सार वाला। पहला वाला क्यों नहीं होगा वो चेक करते हैं। पेयर 1 हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि सेफाइड्स को ही आप सेफाइड वेरिएबल भी कहते हैं।
और ये वो स्टार है जो ब्राइटन और डिम होते हैं पीरियोडिकली। कल ही मैंने आपको कहा था कि यूपीएससी का टेंडेंसी क्या होता है, वो स्टेटमेंट को इंटरचेंज करता है। यहाँ देखिए स्टार विच ब्राइटन पीरियोडिकली एंड डिम पीरियोडिकली नेब्यूले के सामने लिखा है, जबकि ये है क्या, सेफाइड्स। इन्होंने इंटरचेंज किया है। सेफाइड्स हमारे वो स्टार्स है जो हर पीरियोडिकली इंटरवल के बाद ब्राइटन भी होते हैं और डिम भी होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दिस बिहेवियर अलाउज देम टू बी यूज्ड एज कॉस्मिक यार्डस्टिक आउट टू डिस्टेंसेस ऑफ अ फ्यू 10 मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स। मतलब एक टाइप का यार्डस्टिक, एक जैसे रेलवे के बाहर एक आउटर एरिया होता है, वैसे ही कॉस्मिक का एक आउटर एरिया एक्ट करता है। द ब्राइटर द सेफाइड द लॉन्गर इज इट्स पीरियड। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि कल फ्यूचर में जाके एक स्टेटमेंट बन सकता है। तो आपको याद है, जितना ज़्यादा सेफाइड चमकेगा उतना ज़्यादा उसका लाइफ पीरियड रहेगा, उतना ज़्यादा टाइम तक वो सेफाइड स्टार प्रेजेंट रहेगा। इनफैक्ट सेफाइड्स आर वेरी स्पेशल वेरिएबल स्टार, क्योंकि their period, the time they take to brighten, dim and brighten again is regular, that is it does not change with time। अब सेफाइड को वेरी स्पेशल वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मान लो पहली बार जो सेफाइड है वो चमका, ब्राइटन हुआ, मान लो 1 साल बाद, तो वापस ये डिम हो जाएगा 1 साल बाद, और वापस ये ब्राइटन होगा 1 साल बाद। इसका पीरियड फिक्स रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इसी वजह से सेफाइड्स को आप वेरी स्पेशल वेरिएबल भी कहते हो। एंड अ यूनिफॉर्म फंक्शन ऑफ देयर ब्राइटनेस, इनका ब्राइटनेस का भी एक यूनिफॉर्म फंक्शन है। दैट इज देयर इज रिलेशन बिटवीन द पीरियड एंड द ब्राइटनेस सच दैट वंस द पीरियड इज नोन द ब्राइटनेस कैन बी इन्फर्ड। मतलब जितना ज़्यादा पीरियड आप जितना ज़्यादा ब्राइटन रहेगा उतना ज़्यादा पीरियड के लिए लास्ट करेगा। पहले स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं, यहाँ जो हमने अंडरलाइन किया है, द ब्राइटर द सेफाइड द लॉन्गर इज पीरियड, मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ब्राइटन होने में उतना ज़्यादा वो चमकेगा। ये स्टेटमेंट का ये मतलब है। कुल मिला जुला आपको सेफाइड्स के बारे में याद रखना है कि एक स्टार सही है जो चमकते और डिम होते पीरियोडिकली। जितना ज़्यादा देर तक ये चमकेंगे उतना ज़्यादा इनका लाइफ रहेगा, और जितना ज़्यादा इनको टाइम लगेगा चमकने के लिए उतना ज़्यादा ही चमकेंगे। नेक्स्ट हमारा पेयर टू इनकरेक्ट क्यों है। नेब्यूला जो है वो एक जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस है। जो वहाँ पे सेफाइड्स के सामने दिया था एक्चुअली वो नेब्यूला है। नेब्यूला एक बड़ा क्लाउड होता है जो धूल और गैस से बना हुआ होता है। सब नेब्यूला का मतलब एक से ज़्यादा नेब्यूला, मोर देन वन नेब्यूला कम फ्रॉम द गैस एंड डस्ट थ्रोन आउट बाय द एक्सप्लोजन ऑफ अ डाइंग स्टार। एक स्टार अगर मर रहा है तो वो मरते हुए कुछ डस्ट को बाहर फेंक देगा, और इसी डस्ट की वजह से कुछ नेब्यूला फॉर्म होते हैं, सच एज अ सुपरनोवा। मरता हुआ स्टार को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा। सुपरनोवा एक फेज आ जाता है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्टार अभी ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। फाइनली जब वो कोलैप्स होता है स्टार, तो कुछ डस्ट बाहर रिलीज करता है, और वही डस्ट से ये फाइनली नेब्यूला फॉर्म होते हैं। अदर नेब्यूला आर रीजन्स वेयर न्यू स्टार्स आर बिगिनिंग टू फॉर्म। फॉर दिस रीजन सम नेब्यूला आर कॉल्ड स्टार नर्सरीज। कभी कभी नेब्यूला को स्टार नर्सरीज भी क्यों किया कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे नेब्यूला, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे नए स्टार फॉर्म होना स्टार्ट करते हैं नेब्यूलाज के एरिया में, इसीलिए हम इनको स्टार नर्सरीज भी कहते हैं। पेयर 3 हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, पल्सार जो है आपके न्यूट्रॉन स्टार्स है, हमने देख लिया। पल्सार्स आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार ऑब्जर्व टू हैव pulses of radiation at a very regular interval that typically range from millisecond to second। इनके जो रेडिएशंस के इंटरवल होते हैं बहुत कम ड्यूरेशन में होते हैं। मतलब पल्सार जो है ये न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म है, आपको इतना याद रखना है। प्लस ये रेगुलर इंटरवल पे मिली सेकेंड ये रेडिएट करते हैं, कुछ रेडिएशन मिली सेकेंड से सेकेंड के बीच में। एंड अ पल्सार इज अ क्रश्ड कोर ऑफ अ मैसिव स्टार दैट रैन आउट ऑफ फ्यूल। वहाँ जो स्टेटमेंट लिखी थी बिल्कुल सही बात है। जब एक बड़ा स्टार फाइनली फ्यूल नहीं रहता है उसके पास, तब जाके वो पल्सार फॉर्म होता है, और फूटता कैसे है पल्सार, एज अ सुपरनोवा। ये यही सुपरनोवा है, यहाँ देख सकते हो मोर देन वन नेब्यूला को या फिर मरते हुए डाइंग स्टार को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा। तो जब ये एक स्टार जो फ्यूल ख़त्म होने लगता है ये सुपरनोवा बनता है, और सुपरनोवा बनते बनते फाइनली जब ये फ्यूल इसका ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका पल्सार। और इसी सुपरनोवा का जो डस्ट बचता है, धूल बचता है, प्लस अदर गैस, ये दोनों मिलके बन जाएगा नेब्यूला। सेकेंड वाला ऑप्शन ये हमारे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन था। इसके पहला वाला जो था ये आपके बायोटेक का क्वेश्चन है, और उसके पहले वाला टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ देयर ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है।
अब अगर आप एग्जाम मोड में बैठे हो तो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि चारों डेवलप कंट्रीज़ हैं। बट आज की डेट में जापान ही ऐसी कंट्री है जिसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। बाकी कंट्रीज़ के पास भी नेविगेशन सिस्टम है, बट वो उनका खुद का नहीं है। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसका खुद का इनबिल्ट ओन नेविगेशन सिस्टम है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जापान के नेविगेशन सिस्टम को हम लोग कहते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर आप पहले नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब एनी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दैट प्रोवाइड पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज ऑन अ ग्लोबल और रीजनल बेसिस। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? जो आपका मान लो मेरे पास एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये बताएगा कि इंडिया का जो सैटेलाइट है उसकी क्या पोजीशन है, वो कौन से लोकेशन पे अभी है, उसकी टाइमिंग क्या है किसी रीजन पे पहुंचने की, कौन से बेसिस पे, ग्लोबल बेसिस पे भी और रीजनल बेसिस पे भी। इसी के तहत जापान का जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम है क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये खुद जापान के गवर्नमेंट का ओन है और ये ऑपरेट किया जाता है QGS सिस्टम सर्विस इंक्लूडेड। ये एक प्राइवेट कंपनी जो इसको ऑपरेट करती है। ये GPS प्रोवाइड कराता है सो दैट कवरेज इम्प्रूव कर पाए। कहाँ पे? ईस्ट एशिया रीजन में और ओशनिया। ईस्ट एशिया मतलब एशिया का जो ये वाला साइड हो गया आपका, जापान, मंचूरिया, थाईलैंड वाईलैंड, ये वाला एरिया साउथ ईस्ट एशिया, प्लस ओशनिया मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन दोनों को GPS यही प्रोवाइड कराता है। जापान डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ QZS इन 2018। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में। इसमें 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है। 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट का मतलब है अभी भी ये एक्शन में, ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। एंड दे प्लान टू एक्सपांड द कॉन्स्टेलेशन टू 7 सैटेलाइट्स बाय 2023 फॉर ऑटोनोमस कैपेबिलिटी। एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि जब ये 2018 में बना था तो ओरिजिनली इसमें 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट थे, बट 2023 आते आते फाइनली जापान ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें 4 की जगह 7 सैटेलाइट्स कर दूं। इस वजह से 2023 में न्यूज़ में था और UPSC ने क्वेश्चन पूछा। आपको बस इतना जानना है कि अब यहाँ ऑप्शन वाइज भी देख लो। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जापान ही प्रोवाइड करा रहा है। कन्फ्यूजन कनाडा और इजराइल में होता, बट इसका आंसर जापान है। हमने देखा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे नेविगेशन, पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसमें जापान का खुद का एक क्वाजी जेनिथ जो जापान गवर्नमेंट का ओन है, ये GPS प्रोवाइड कराता है। ईस्ट एशिया और ओशनिया रीजन में 4 सैटेलाइट के साथ ये स्टार्ट हुआ था। अभी राइट नाउ ये प्लान कर रहे 2023 में 7 सैटेलाइट्स का। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुराना वाला भी जो क्वेश्चन था वो स्पेस रिलेटेड था, सैटेलाइट से क्वेश्चन था। ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये डिफेंस से रिलेटेड है, मिसाइल्स की बात कर रहा है। आप स्पेस कह दो या फिर डिफेंस कह दो, ये उस मॉड्यूल से आया क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। मैंने आपको क्या कहा, जब भी 2 स्टेटमेंट कंपेयर किए जाते हैं हमेशा समझना उल्टा किया गया है। ये ऐसा कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये जेट प्रोपेल्ड होता है, जेट की स्पीड से सबसोनिक स्पीड पे चलता है थ्रू आउट देयर फ्लाइट। मतलब एक बार बैलिस्टिक मिसाइल चल गया, जेट स्पीड मतलब एक्चुअली क्रूज मिसाइल की बात कर रहा है। क्रूज मिसाइल ऐसा होता है कि एक बार चला गया तो जेट की स्पीड से ग्राउंड लेवल पे होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ऐसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। नेक्स्ट क्रूज मिसाइल के बारे में कह रहा है कि दीज आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ये एक्चुअली बिल्कुल गलत है, बैलिस्टिक मिसाइल का स्टेटमेंट है। आइए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कह रहा है अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 एक सैटेलाइट मिसाइल है आपका, ये ऐसा कह रहा है क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। पूछा है कौन कौन से करेक्ट थे, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों गलत है। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं इसका। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, दोनों के दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग है चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि क्रूज मिसाइल होता है जेट प्रपोल्ड सबसोनिक स्पीड पे थ्रू आउट देयर फ्लाइट। जेट क्रूज मिसाइल की खास बात क्या होती है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपको ये मान लीजिए इंडिया है और यहाँ कोई टारगेट है, मान लीजिए चाइना। क्रूज मिसाइल की खास बात यही होती है ये अंडरग्राउंड भी छोड़ सकते हैं, ज़मीन के नीचे से भी आप छोड़ सकते हो, ज़मीन के नीचे से डायरेक्ट चाइना, या फिर पानी के अंदर से आप छोड़ सकते हो, या फिर ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल पे भी छोड़ सकते हो।
फ़ायदा क्या होता है, मान लो चाइना का कोई रडार होगा जो डिटेक्ट कर लेगा सैटेलाइट को। चाइना का ये रडार यहाँ पे है, ये ऐसा डिटेक्ट करेगा, ऐसा डिटेक्ट करेगा, ऐसा डिटेक्ट करेगा। तो जब ये मिसाइल यहाँ तक पहुँचेगा ना, बहुत कम टाइम होगा चाइना के पास डिटेक्ट करने के लिए। मतलब जैसे रडार ऐसे निकल रही है, मिसाइल इस लेवल पे आ रहा है, ये है ज़मीन टारगेट, ज़मीन से बस इतने लेवल पे ही डिटेक्ट कर लेगा। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए ये रडार रेंज ऐसा है डिटेक्ट करने का, बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसे छोड़ता था तो यहाँ कहीं पकड़ में आ जाता था कि मैंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है, टारगेट बहुत नीचे है, आपको डिटेक्ट ऊपर कर लिया है, इतना टाइम है उसके पास आपको डिस्ट्रॉय करने का, कभी भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट क्रूज मिसाइल में उसको पता ही बहुत लेट से चलता है, इतना लेट से पता चलता है कि वो आपको डिस्ट्रॉय रेयरली कर पाएगा, खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट बैलिस्टिक मिसाइल में उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है, बहुत पहले पता चल जाता है कि आपने मिसाइल छोड़ा है, वो बाद में क्या करेगा, कोई दूसरा मिसाइल छोड़ के इसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल का हमने तोड़ निकाला था क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में दिया हुआ है कि सबसोनिक, सबसोनिक मतलब बहुत फास्ट स्पीड होता है, जेट प्रोपेल्ड होता है ये, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमारा वो रॉकेट पावर्ड सिर्फ इनिशियल फेज में होता है। क्यों, बूस्ट करने के लिए। उसके बाद वो एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है टारगेट को हिट करने के लिए। आइए पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि अग्नि 5 आपका क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अग्नि 5 आपका क्रूज मिसाइल है, रॉन्ग है, अग्नि 5 आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि ब्रह्मोस, ब्रह्मोस को ही क्या कहा जाता है, PJ-10। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा, ब्रह्मोस जो है ये 2 कंट्री ने मिलकर बनाया था, इंडिया और रशिया ने। इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और रशिया में मॉस्को नदी बहती है। इन दोनों के नाम को मिक्स करके हमने ब्रह्मोस बनाया, इंडिया और रशिया ने। इसको PJ-10 भी कहा जाता है। ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रैमजेट का मतलब है जो जेट से भी ज़्यादा स्पीड होती है। एक्चुअली ये मैक नंबर का एक कंसेप्ट है, आप जब मैक नंबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा रैमजेट क्या होता है। दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम, अब ब्रह्मोस की खास बात क्या है या फिर क्रूज मिसाइल की खास बात क्या है, मैंने आपको कहा ये सबमरीन, पानी के इधर से भी छोड़ा जा सकता है, शिप्स से भी, एयरप्लेन से भी, लैंड से भी, मतलब किसी भी मोड से इसको हम रिलीज कर सकते हैं। ब्रह्मोस इज नोटेबली द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। और ब्रह्मोस जो है ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खुशी की बात ये हमारे इंडिया का ही है ये, इसीलिए। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। कल भी हमने हिस्ट्री में एक चीज़ देखी थी कि जब 2 स्टेटमेंट 2 चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं तो रॉन्ग ही होंगे। यहाँ भी वो चीज़ प्रूव हो गई, ना सिर्फ इस क्वेश्चन में, जबकि आप ये वाले क्वेश्चन में भी आएंगे तो यहाँ भी वही चीज़ हुई थी। तो एक फेवरेट थी में यूपीएससी का कि वो एक का पेयर दूसरे को देते थे और दूसरे का पहले वाले को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बात कर रहा है एरियल मेटाग्नोमिक्स की। ये जो है आपका ये जेनेटिक्स वाले पोर्शन से है साइंस में, जेनेटिक्स या फिर आप DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला एरिया कह सकते हो। ये आपसे पूछ रहा है एरियल मेटाग्नोमिक्स जो है ये कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहला कह रहा है कलेक्टिंग DNA सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, मतलब हवा में DNA सैंपल कलेक्ट करना एक साथ। सेकेंड कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ एन हैबिटेट, जो चिड़ियाँ होती है या जो पक्षियाँ होती है उड़ने वाले, उनका जेनेटिक मेकअप स्टडी करने के लिए बनाया गया इसको। तीसरा कह रहा है यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल। अब ये कितनी मतलब कह सकते हो हवे वाली बात है। ये कह रहा है चिड़िया उड़ रही है, उड़ते उड़ते चिड़िया से उनका खून का सैंपल ले लेगा। पॉसिबल ही है, मतलब इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी अब तक वर्ल्ड में नहीं आई है कि हवे में एक ड्रोन चल रहा है या डिवाइस चल रही है और चिड़िया उड़ रही है, उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को तो पहले ही काट दो। फिर ये कह रहा है सेंडिंग ड्रोन टू इनएक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडी। ये ऐसा कह रहा है कभी कभी कुछ कुछ ड्रोन को ऐसे एरिया में भेजो जहां इंसान नहीं पहुंच सकता है और वहां पे ये चेक कीजिए कौन सा प्लांट अवेलेबल है, कौन सा एनिमल अवेलेबल है, क्योंकि इंसान वहां जाके स्टडी नहीं कर सकता। ये भी रॉन्ग है एक्चुअली। एरियल मेटाजेनोमिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया जेनोमिक्स की बात करता है, जेनेटिक या DNA फिंगरप्रिंटिंग की है। एक ही ऐसा ऑप्शन है या 2 ऐसे ऑप्शन है जो DNA या जेनेटिक की बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आंसर इसका हो जाएगा ए। एक्चुअली ये DNA सैंपल ही कलेक्ट करता है किसी भी एयर हैबिटेट में सिंगल टाइम में। एक बार जैसे आप एरियल मेटाजेनोमिक्स लॉन्च करना चाहेंगे, आपका काम क्या होगा, एयर में आप जाइए और जितने भी एनिमल्स है, स्पीशीज़ है, उनका DNA सैंपल कलेक्ट करके एक साथ ले आइए।
ये जो जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट, ये राइट होता अगर ये 1 गो लिखा होता या फिर डीएनए की बात करता स्पेसिफिक। यहाँ फिर स्पेसिफिक डीएनए सैंपल की बात की है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन ए हमारा राइट है, क्योंकि एरियल मेटाग्नोमिक्स जो है इट रेफर टू कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल फ्रॉम द एयर और एरोजोल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन स्पेसिफिक हैबिटेट। एरोजोल पार्टिकल मतलब कोई मान लीजिए एटमॉस्फेयर में एक डस्ट प्रेजेंट है या फिर कोई लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई सेटल हो चुका है कोई पार्टिकल, इसको कहा जाता है एरोजोल पार्टिकल। इट इन्वॉल्व, इसमें होता क्या है, हम लोग एयर में सैंपल लेते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का और कैप्चर करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए को जो प्रेजेंट होता है किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। इसमें हम लोग करते क्या, हम लोग एयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई प्रेजेंट है उनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट करते हैं एक ही गो में, इसलिए एरियल मेटाजोनिक्स का आंसर हो जाएगा ए। ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी थी, न्यूज़ में था, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ गया है, करंट अफेयर्स का पार्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी जो क्वेश्चन है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ये भी आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। अब ये आपसे कह रहा है डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस केस में यूज़ करते हैं। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है स्टडी करने के लिए, किसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, जितने जानवर हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं उसकी स्टडी के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक टाइम के लिए इसको होल्ड करते हैं। सेकंड कह रहा है स्टिम्युलेटिंग स्टेम सेल टू ट्रांसफर इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज़, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली बात जब डीएनए की हो रही है तो स्टेम सेल और डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज़ ये एक्स्ट्रा कुछ ला दिया है, इसका कोई रोल नहीं है माइक्रोसैटेलाइट डीएनए से। तीसरा कह रहा है प्रमोटिंग कॉलोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, प्लांट्स के प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट दिया है एक्सेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल इन अ पॉपुलेशन, ये कह रहा है एक पॉपुलेशन के अंदर लोग ड्रग ट्रायल ले रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि कितने लोग ड्रग एडिक्ट हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हम इसमें यही करते हैं, हम लोग डिफरेंट एनिमल्स में स्टडी करते हैं कि उनका इवोल्यूशन कैसा हो रहा है, वो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। ना तो ये कोई स्टेम सेल से रिलेटेड है, ना किसी प्लांट के हॉर्टिकल्चर ग्रोथ से रिलेटेड है और ना ही ये किसी ड्रग ट्रायल से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ए। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को ही आप शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स का मतलब है ये शॉर्ट इंटरवल पे रिपीट करते हैं खुद को। इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर दैट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जैसे मान लीजिए ATGC ये ऑर्डर है, फिर ATCG है, अब वापस अगर ATGC आ गया तो ये शॉर्ट टाइम बाद, बहुत कम टाइम के बाद वापस रिपीट हो गया ATGC, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट, जो कि एक जेनेटिक मार्कर है। आपको पता था कि कब कब आपके बॉडी में कोई जेनेटिक पोर्शन रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस चेक करता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज़। जेनेटिक स्टडीज़ कौन कौन सा, जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडी करने के लिए और फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस के लिए। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं, कुछ आज के डेट में जेनेटिक बीमारियाँ हैं, ऐसी जेनेटिक बीमारियाँ जो बहुत हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी को हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपाइज होता है, उसका बेटा जो होगा वो भी डिसेबल्ड होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो थोड़ा ख़राब है, सो दैट वो उनके अंदर या तो जेनेटिक को चेंज करके नया जीन्स डाल दे। जेनेटिक जो आप CRISPR-Cas9 पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जीन एडिटिंग करते हैं। आप इसका यूज़ करके जीन्स को एडिट करते हैं, जो डिफेक्टेड जीन्स होता है, जैसे मान लीजिए जी डिफेक्टेड था, इसको चेंज करके मैं रिप्लेस करूँगा नए जीन्स के साथ। तो यही यहाँ पे किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, कौन से पॉपुलेशन में बीमारी है, और उसके लिए माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया जाता है। इसकी खास बात क्या है, दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक और ये लेंथ में भी वैरी करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ रिपीट यूनिट। जितने ज़्यादा नंबर रिपीट यूनिट चेंज होंगे उतना ज़्यादा इसके लेंथ में वैरी होगा। बाय एनालाइजिंग द वेरिएशन इन माइक्रोसैटेलाइट डीएनए among individual or population, researcher can tell genetic diversity, population structure and evolutionary relationship between species। हमारा आंसर यही था। हम ये जो स्टडी होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसका यूज़ करने के बाद हम जेनेटिक डाइवर्सिटी चेक कर सकते हैं कि लोग, एक फैमिली के अंदर लोगों के अंदर कितना जीन्स चेंज हो रहा है, पापा मम्मी और बच्चे में कितना जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कितना जीन चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन लेवल पे कितना जीन चेंज हो रहा है, और फाइनली कैसे लोग इवॉल्व हो रहे हैं। जिसका जेनेटिक मेकअप अच्छा है या फिर कोई आदमी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है तो उसका जेनेटिक लेवल कैसा है,
कोई आदमी बहुत लो ग्रो कर रहा है तो उसका जेनेटिक लेवल कैसा है, सो दैट हम पता कर पाए कौन से जीन्स फेवरेबल है इंडिया के लिए या फिर किसी सिटीजन के लिए और कौन से जीन हानिकारक। कुछ क्वेश्चन उस पीडीएफ में नहीं है तो हम वो यहाँ से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है इल्मेनाइट और र्यूटाइल जो है ये एबंडेंटली अवेलेबल है इन सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज में दो मटेरियल कौन कौन से, इल्मेनाइट और र्यूटाइल भारी मात्रा में अवेलेबल है। आपको ये बताना है ये दोनों जो है ये किसका रिच सोर्स है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का कि टाइटेनियम का। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे था नहीं इसीलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे रेफर किया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिनरल वाले सेक्शन से है, ये मिनरल वाले सेक्शन से हमारे, और यहाँ देख सकते हो। और मिनरल्स जो है या फिर आप कह लो रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब क्या है, ऐसे मिनरल्स जो समुद्र के अंदर मिलते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल कह लो या मिनरल कह लो, ऐसे मिनरल जो समुद्र के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, आज के डेट में इंडिया जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है वो सब लिथियम पे बेस्ड है। कुछ कुछ रेयर अर्थ मटेरियल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं चिप, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना डोमिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स पे या मटेरियल्स पे बहुत बड़ा कमांड है। चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी जो है ये बहुत बड़ा एरिया है रेयर अर्थ मिनरल के लिए, और यहाँ चाइना डोमिनेंट है। इसीलिए आप देखेंगे चाइना हर एक इंडस्ट्री या फिर कह सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ चाइना में ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका कमांड इन चीज़ों पे है। अब आते हैं मिनरल्स पे, ये क्वेश्चन इसी से डिराइव किया गया है। यूपीएससी का फोकस यहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी को ही पता है ऐसी कंट्रीज़ पे फोकस आपका ज़्यादा रहना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर रहोगे, आपका काम है इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, तो आपका फोकस होना चाहिए कौन सी कंट्री में या कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाई जा रही है। आइए चेक करते हैं। इल्मेनाइट और र्यूटाइल जो है ये मिनरल्स है किसके, टाइटेनियम के। अब टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट मेटल नोन फॉर एक्सेलेंट करोजन रेजिस्टेंस। टाइटेनियम की खास बात क्या होती है, इसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा। मतलब आप टाइटेनियम का कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप अभी रिसेंटली जो फ़ोन देखेंगे, पहले क्या होता था, कुछ फ़ोन की बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनी होती थी, स्टेनलेस स्टील भी अच्छा था, जंग कम लगता था। अभी जितने भी न्यू फ़ोन आप देखोगे, मोस्टली आईफोन या फिर आप सैमसंग के फ़ोन देखोगे, वो टाइटेनियम की बॉडी बना रहे हैं, क्योंकि टाइटेनियम में जंग लगने के चांसेस बहुत कम है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर आपका फ़ोन गिरेगा भी तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। एंड हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इस वजह से टाइटेनियम का बॉडी यूज़ किया जा रहा है। आगे इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, कौन कौन से, एरोस्पेस प्लेन के बॉडी पार्ट्स में टाइटेनियम यूज़ किया जा रहा है ताकि टकराए भी तो जल्दी क्रैश ना हो, या फिर वाटर का या फिर डस्ट का या फिर किसी भी चीज़ का प्लेन के आउटर बॉडी पर इम्पैक्ट ना हो। नेक्स्ट ऑटोमोटिव, गाड़ियों में भी टाइटेनियम का यूज़ हो रहा है। क्यों, टाइटेनियम गाड़ी की बॉडी में भी जल्दी जंग ना लगे, लाइफ साइकिल ज़्यादा रहे गाड़ियों का, प्लस स्ट्रॉन्ग रहे गाड़ियाँ। मेडिकल में भी इसका यूज़ किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। आगे इंडिया में कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत इल्मेनाइट और र्यूटाइल डिपॉजिट है। दीज मिनरल्स आर कॉमनली फाउंड इन बीच सैंड डिपॉजिट, ऐसे सैंड डिपॉजिट जो बीच एरियाज में अवेलेबल है, जहाँ, और इसको ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है, जब आप बीच एरियाज में जाते हो तो वहाँ पे आपको सैंड माइनिंग करना पड़ता है, बीच सैंड माइनिंग। आपके पास एक वो चिपक जाते हैं उसको, और जैसे चिपकेंगे वो बाहर आएंगे और आप धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट मतलब रिमूव कर लोगे उससे। तो बीच सैंड माइनिंग किया जाता है इसका। द एक्सट्रैक्टेड इल्मेनाइट और र्यूटाइल को फिर आप आगे प्रोसेस करते हैं, किस लिए, सो दैट आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड बना पाए।
इनफैक्ट आप जब रोड पे भी देखेंगे, रोड पे जो आपने देखा होगा साइड में लाइट जलते रहते हैं येलो कलर के, दैट आर मेड ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज देन फर्दर रिफाइंड टू प्रोड्यूस मेटालिक टाइटेनियम। सबसे पहले आप इल्मेनाइट को यूज़ करते हो और साथ ही में रूटाइल। ये आपको कहाँ मिल रहा है? सैंड बीच से। इसको यूज़ करके आप बनाते हो TiO2। TiO2 क्या हो गया आपका? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और फाइनली टाइटेनियम डाइऑक्साइड से आपको क्या मिलता है? टाइटेनियम मेटल। आपने टाइटेनियम मेटल ऑब्टेन कर लिया, देयरफॉर इल्मेनाइट और रूटाइल जो है ये कोस्टल ट्रैक्स पे मिलते हैं और टाइटेनियम का सोर्स है। आप हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आप देखना मिनरल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है यूपीएससी का, हर साल 1-2 क्वेश्चन होता है। कि अगला वाला क्वेश्चन जो है हाँ वो भी मिनरल्स पे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 3/4 कोबाल्ट, 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? एक ऐसा मेटल जो मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर होता है, किसके? बैटरीज के, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल के। वो कहाँ मिलता है पूरे वर्ल्ड का? आप ऑप्शन देखेंगे अर्जेंटीना, बोटास्वाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। मेरा इंट्यूशन यही होता है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो एग्जाम मोड में, वैसे तो ये स्टेट पीसीएस में ट्रिक लगती है बट यहाँ भी यही होगा। सेकंड, ये न्यूज़ में भी आया था, बार बार आ रहा था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट मिल रहा है। इनफैक्ट ये वाला एरिया जो है ये आप इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स के लिए भी फ्यूचर ग्रोथ माना जाता है। ग्रोथ वर्ल्ड, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड कहा जाएगा इसको फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ से जितनी भी बैटरीज है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स के लिए वो यहीं से आएगी। अब चेक कर लीजिए इसका सोल्यूशन। 7th वाला हमारा DRC हो जाएगा। DRC का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। आप चेक कर लो, मतलब समझ वैसे ही समझ सकते हो, क्वेश्चन में लिखा है 3/4 मतलब 75%, मोर देन 75% वर्ल्ड का कोबाल्ट यही मिल रहा है। द कंट्री हैज़ बीन द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द मेटल फॉर सम टाइम, पिछले कुछ सालों से टॉप कर रही है। और आउटपुट में ऐसा पाया गया है कि 1,30,000 मिलियन टन्स 2022 में यहाँ पे कोबाल्ट पाया गया। कोबाल्ट क्या है? क्रूशियल कंपोनेंट है बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के, प्लस साथ ही स्मार्टफोन और लैपटॉप में भी कोबाल्ट का यूज़ होता है। आपके फ़ोन की भी जो बैटरी होती है, लैपटॉप की बैटरी होती है, वो इसी कोबाल्ट से बनती है। आगे, देयर आर सेवरल रीजंस वाई DRC बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ कोबाल्ट प्रोडक्शन। आपको अब ये भी समझना चाहिए कि DRC में इतना ज़्यादा कोबाल्ट क्यों मिलता है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि कोबाल्ट सबसे ज़्यादा DRC में क्यों मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि DRC में ही क्यों मिलता है। पहला रीज़न, DRC के पास ऐसा माना जाता है कि 3.4 मिलियन मेट्रिक टन कोबाल्ट रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, जिस वजह से ये मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन चुका है। तो यहाँ पे पहला रीज़न क्या है कि अबंडेंस है कोबाल्ट रिजर्व का। सेकेंड, आर्टिजनल माइनिंग। A significant portion of cobalt production in the DRC come from artisanal and small scale mining operation. These operation involve individual miner or small group extracting cobalt using basic tools and equipment. यहाँ फ़ायदे की बात क्या है, यहाँ जो माइनिंग कर रहे हैं एक तो वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, प्लस बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल अपना अपना टूल लेके जा रहा है और ला रहा है, और जितना भी ऑप्टेन करता है गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा है इन रिटर्न ऑफ सम मनी। तो यहाँ पे वो लोग एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट है उनको लगाया गया है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आगे, हाउ एवर ड्यू टू इनफॉर्मल नेचर ऑफ दिस माइनिंग सेक्टर इट कैन बी एसोसिएटेड विद चैलेंजेस सच एज पुअर वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंटल कंसर्न एंड पोटेंशियल ह्यूमन राइट इशू। बट प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? आप कहीं भी देखोगे तो जैसे इंडिया में कौन ये माइनिंग करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वेदांता हो गया, टाटा हो गया, बट यहाँ पे ये लोग गरीब बेचारे लोग हैं, ये लोग माइनिंग करते हैं। माइनिंग करके जब ये लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट को देते हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनको ना तो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलता है, मतलब ना अच्छे टूल्स है, फटे हुए जूते हैं जब ये माइनिंग करने जाते हैं। एनवायरनमेंट का कंसर्न है, इनको पता ही नहीं चलता है, धूप है, इतनी धूप में ये लोग माइनिंग कर रहे हैं, कितनों की डेथ हो जाती है। और लास्ट में ह्यूमन राइट का भी इशू है। क्यों ह्यूमन राइट का इशू है? कभी कभी कुछ लोग, जैसे मान लो जो इंटरमीडिएट है, मैं एक बहुत बड़ा प्राइवेट बिजनेस प्लेयर हूँ, मैं ऐसे लोगों को कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके इनसे ज़बरदस्ती काम कराऊंगा सो दैट यही कोबाल्ट को मैं गवर्नमेंट को हाई रेट में बेचूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट रीज़न क्या है कि यहाँ पे माइनिंग एक्सपर्ट है ये लोग, इसलिए इतना ज़्यादा कोबाल्ट ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइनिंग ऑपरेशन। कुछ ऐसे भी हमारे इंडस्ट्रियल माइनिंग ऑपरेशन है जो मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है इंसानों से ज़्यादा अच्छा होता है मशीन का यूज़ करना एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे ऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। मतलब मान लो इतने एरिया में अगर पहले ये इतना कोबाल्ट ऑब्टेन करते थे तो अब टेक्नोलॉजी लगा के ये इतना एक्स्ट्रा ऑब्टेन कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ रीजंस थे कोबाल्ट के डोमिनेट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारा मिनरल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला आपको कह रहा है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के पास यूरेनियम होने के बाद भी हम लोग कोल पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए उसमें हमारी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। सेकेंड कह रहा है यूरेनियम एनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन। मैंने आपको क्या कहा, जहाँ भी डेटा नंबर हो वो हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। एक्चुअली रॉन्ग दिया है, 20 to 30% ग्रेड वाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ होता है, 60% या फिर उससे ज़्यादा मिलिट्री या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एनरिचमेंट किया जाता है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट वाला एक ही ऑप्शन है हमारा सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। यहाँ लिखा हुआ है बोथ कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या आ जाएगा आपका, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे कोराडी में क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट मतलब वो पावर प्लांट जो कोयले का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। उसके बाद कन्वेंशनल में एक और क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर ही क्या करता है, यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करता है। थर्मल क्या करता है, कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करता है। और हाइड्रो में वाटर एज अ फ्यूल यूज़ करता है। तो एनर्जी जनरेट करने के दो सोर्सेस है, एक हो गया कन्वेंशनल जिसमें थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो आ गया। दूसरा सोर्स है हमारा रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिन्यू हो सकता है, जिसका कमी नहीं है। जैसे कोल एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, यूरेनियम खत्म हो जाएगा, वाटर खत्म हो जाएगा, बट विंड जो है ये कभी खत्म नहीं होगी। और विंड बहुत सारा अवेलेबल है, हवा को कौन रोक सकता है, हवा तो बहती रहेगी। तो हवा को यूज़ करके एनर्जी जनरेट करना, या फिर सोलार, सन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो सन को यूज़ करके, या फिर बायोमास जो गोबर वोबर हो गया जो एक्स्ट्रा पड़ा है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, उसको यूज़ करके भी रिन्यूएबल एनर्जी मतलब बार बार जनरेट की जा सकती है और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। ये दो टाइप की एनर्जी हो गई आपकी जिससे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। हाउएवर मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, आपके कोल फायर थर्मल पावर प्लांट से, जो इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिसिटी का 58% कंट्रीब्यूट करता है। 2021 से 2022 में 3.15% ऑफ नेशन इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी यानी यूरेनियम से जनरेट हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्यों राइट हो गया, पहले स्टेटमेंट में यही बात कही हुई थी कि इंडिया में हम यूरेनियम से एनर्जी तो जनरेट कर रहे हैं बट इंडिया कोल पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात है, यूरेनियम से हम सिर्फ 3.5% जनरेट कर रहे हैं और यूरेनियम से 58%, तो हम बहुत ज़्यादा कोल पे अभी भी डिपेंडेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, यूरेनियम का जब एनरिचमेंट करते हैं कैसे, U-235 आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, एक ही मिनरल का सेम टाइप या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, स्लाइट चेंजेस होता है बस। इसका 3 to 5% रिक्वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है 60%, नहीं, आप यूरेनियम को जब 3 to 5% तक एनरिचमेंट करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। जो रिसर्च रिएक्टर है वो यूरेनियम का यूज़ करते हैं हाईली एनरिच तरीके से, कितना, एटलीस्ट 20% या 3 to 5% रिक्वायरमेंट है, वहाँ 60% दिया था, रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको यही यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसके लिए कितना चाहिए, मिनिमम 90%। अगर आप यूरेनियम को 90% तक एनरिच करते हो, एनरिचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, एक्चुअली अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यूरेनियम जो है, यूरेनियम हमको कहाँ मिलता है, रॉक के अंदर मिलता है, ज़मीन के अंदर मिलता है। आप सबसे पहले यूरेनियम को माइनिंग करके लाओगे, निकाल के लाओगे। उसके बाद जब आपको यूरेनियम मिल गया तो आप इसको क्रश करोगे, पूरा पाउडर बना दोगे यूरेनियम को। क्रश करने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़े बहुत केमिकल को मिक्स करते हैं। और जब ये मिक्सचर बन जाता है तो एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करता है, गोल गोल घूमता है, इसके अंदर एक रोटर होता है जो सबको मिक्स करता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, जितना ज़्यादा आप स्पीड रखोगे उतना ज़्यादा एनरिचमेंट होगा। अब मान लीजिए आपने बहुत कम स्पीड रखी तो ये 3 to 5% एनरिचमेंट होगा।
3 to 5% एनरिचमेंट होने के बाद आप इसको बिजली के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो ये 10 से लेके 20% तक होगा। इतना हम लोग मेडिकल पर्पज़ के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं। बट अगर आपने स्पीड बहुत बढ़ा दी, 90% तक स्पीड आप लेके चले गए, तो 90% यूरेनियम एनरिच करने के बाद आप इससे न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। और न्यूक्लियर वेपन एक बहुत खतरनाक चीज़ हो गई सोसाइटी के लिए। साथ ही जब आप ये बना रहे हैं तो साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको आप कहते हैं प्लूटोनियम। इतना ही नहीं, प्लूटोनियम से बॉम्ब भी बनता है और प्लूटोनियम बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर वेपन के बराबर या उससे ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए पहले एक बॉडी फॉर्म हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जिसने ये बात कही थी कि जितने भी गवर्नमेंट के साथ प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो हम लोग को हैंड ओवर कर दे, क्योंकि प्लूटोनियम का फ्यूचर में जाके मिसयूज़ कर सकते हैं। तो यूरेनियम क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कैसे यूरेनियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन की खास बात क्या थी, सब में लिख दिया है सम 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 सम। आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर क्वेश्चन में कैन, सम, में ये वर्ड दिए रहे तो हमेशा स्टेटमेंट राइट होगा। क्योंकि अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बताऊंगा क्यों राइट होगा। पहला कह रहा है सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ मशरूम, सम का मतलब एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सम का मतलब। तो ये ऐसा कह रहा है कुछ मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। अब मान लो आप एग्जामिनर हो, आपका काम है क्वेश्चन बनाना, आप पूरे इंडिया में एक एक जगह पे जाके चेक तो नहीं करोगे ये मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं। ये करने में ही 10 साल लग जाएंगे किसी को अगर करना है तो। पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा, हर एक ज़मीन खोदनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं। क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने के लिए इतना तामझाम करेगा? नहीं। तो इसलिए वो सम वर्ड लगा देता है। बिल्कुल, अगर दुनिया में किसी एक भी मशरूम में थोड़ी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल गई तो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा राइट। तो पहला राइट है। दूसरा कह रहा है सम मशरूम में साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है क्योंकि सम लिखा है यार, एक में भी हो गया तो प्रूव हो जाएगा। तीसरे में भी सम है, ये भी राइट है। चौथे में भी सम है, राइट है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल 4। आपका आंसर हो जाएगा डी। चारों के चारों स्टेटमेंट राइट है। अब थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 राइट क्यों है? अब थोड़ा फैक्ट की तरफ जाते हैं। मेडिसिनल मशरूम, कुछ कुछ मशरूम है जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। आपको बस इनके नाम फ्यूचर के लिए याद करने चाहिए, शिटाके, मैटाके और रेशी। ये 3 ऐसे मशरूम है जिनके अंदर एंटी ट्यूमर और इम्यूनोस्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ है। एंटी ट्यूमर का मतलब है अगर किसी को ट्यूमर हो जाता है तो उसको अगर इसमें से कोई भी मशरूम हम खिलाएंगे तो उसका ट्यूमर खत्म हो जाएगा। प्लस इसमें कुछ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी पावर होती है। मैन विल प्रोबेबली रीप हेल्थ बेनिफिट सिंपली फ्रॉम एडिंग शिताके, मैताके एंड रेशी मशरूम, गुड सोर्सेज ऑफ बी विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट टू द डाइट। ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है अगर कुछ लोग अपने डाइट में शिताके, मैताके और रेशी मशरूम को खाएंगे तो उनके अंदर बी विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट तीनों बढ़ जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कोविड में। इनफैक्ट मशरूम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पिछले साल पूछ लिया था गुची मशरूम कि गुची मशरूम किससे रिलेटेड है, और नेक्स्ट ईयर जस्ट पूछ लिया मशरूम के बारे में। यही गुची मशरूम है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जब किसी चीज़ में हाई रहेगा तो आपको डाइट में आपके ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, आपको सांस लेने की कमी नहीं होगी, आपका स्किन ग्लो करेगा। तो ये मशरूम में ये प्रॉपर्टीज़ होती है। सेकेंड जो है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़। पहले समझते हैं साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। ये प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब है एक ड्रग या फिर एक सब्सटेंस that affect how the brain works and causes changes in the mood, awareness, thought, feeling और behavior। इसका मतलब है कोई आपने ऐसी चीज़ खा ली जो आपके दिमाग पे असर करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप में आपकी बॉडी में चेंजेस लाती है। कैसे चेंजेस? आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, फीलिंग बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। तो साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कोई भी ड्रग, मान लो आपने कुछ ऐसा कोई पेड़ का पत्ता तोड़ के खा लिया और उसकी वजह से आपका दिमाग में कुछ चेंजेस आ गए, आपके सोचने के, आपके मूड में चेंजेस आ गए, तो वो कहलाएगा उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। साइको मतलब आपके दिमाग में काम कर रहा है और आपका एक्टिव थिंकिंग पे काम कर रहा है। एग्जाम्पल क्या क्या है? अल्कोहल। आप देखना लोग जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, उनका मूड चेंज हो जाता है। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। कॉफ़ी पीने से भी बहुत लोग का मूड चेंज हो जाता है, उनको नींद कम आती है। और निकोटीन मतलब सिगरेट।
तो ये तीनों चीज़ों से साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल हो गए, या फिर मैरिजुआना जिसको लेमैन टर्म्स में हम लोग गांजा कहते हैं, एंड सर्टन पेन मेडिसिन, कुछ पेन वाली दवाई खाने से भी आपका मूड, आपका अवेयरनेस, आपका थॉट, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एक मशरूम है जिसका नाम है साइलोसाइबिन। साइलोसाइबिन के अंदर हेल्यूसोजेनिक केमिकल होता है। हेल्यूसोजेनिक मतलब आप हेल्यूसिनेट करने लग जाओगे, मतलब वो आपको चक्कर टाइप का या कह सकते हो हिप्नोटाइज कर दिया जाएगा। इसमें ये मैजिक मशरूम भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टीज होती है कि जब आप इसको खाओगे, ईटिंग मशरूम दैट कंटेन साइकोबिन कैन हैव वैरायटी ऑफ इफेक्ट, लाइक जैसे कि फ्रॉम यूफोरिया टू हेलुसिनेशन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेंगे। इंडिविजुअल यूज साइलोसाइबिन एज अ रिक्रिएशनल ड्रग, इट कैन प्रोवाइड फीलिंग ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत खुशहाल मूड, एंड सेंसरी डिस्टॉर्शन दैट आर कॉमन टू हेलुसिनेटिक ड्रग्स सच एज LSD। इन शॉर्ट आपको ये समझना है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में 3 मशरूम है, ये 3, और एक साइको एक्टिव में। साइको एक्टिव वो होता है जो आपके दिमाग पे काम करता है और चेंजेस लाता है, और उसमें भी कौन सा, साइलोसाइबिन। साइलोसाइबिन को मैजिक मशरूम भी कहा जाता है क्योंकि ये कंज्यूम करने पे, ये खाने पे आपको अपने बॉडी के अंदर, अपने थॉट में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट इसलिए हो जाएगा, हमने ऐसा देखा कि मशरूम में बहुत ज़्यादा टाइप का इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड है। इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड मतलब इंसेक्ट्स को मारने की प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। और लास्ट वाला हमारा करेक्ट इसलिए हो जाएगा बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है जो लाइट चमकता है अचानक, वो बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो कोई, जैसे कहते हैं ना जुगनू, एक कीड़ा होता है जो रात में उड़ता है तो लाइट जलता है, ऐसे ही कुछ पेड़ होते हैं जो हो सकता है जिनके वजह से लाइट चमक रही है। संसार में, अपने नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ हो, जानवर या पेड़, जो रोशनी प्रोवाइड कर रही हो, उसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो ऐसा ही एक मशरूम है जिसका नाम है पैनेलस स्टिप्टिकस। ये एक टाइप का ऐसा मशरूम है जो ब्राइटेस्ट, बहुत ज़्यादा चमकता है पूरे अर्थ पे। These flat fungi which look like a collection of tiny fans growing on a stick are a dull shade of yellow beige during the day, but जब रात होता है तो ये चमकना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली इसकी डिस्कवरी रिसेंटली हुई थी, और डिस्कवरी इसकी कहाँ हुई थी, इंडिया में ही हुई थी, मेघालय के अंदर। मेघालय में एक जगह है मैलोंग इन ईस्ट खासी हिल्स, और बाद में यही हमको मिला था वेस्ट जयंतिया हिल्स। जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स दोनों कहाँ पे, मेघालय में। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, एक्चुअली 4th वाला पॉइंट ही था। तो आपको इतना जानना है कि कुछ मशरूम में मेडिसिनल, दवाई वाली प्रॉपर्टीज़ होती है। कौन कौन से, शिताके, मेहताके और रेशी में। कुछ ऐसे मशरूम है जिसके अंदर साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, साइलोसाइबिन। कुछ ऐसे मशरूम है जिनके अंदर इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड है, और लास्ट में कुछ ऐसे मशरूम है जो रात को बहुत ज़्यादा चमकते हैं, मतलब लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना चमकेंगे। वो कहाँ मिलेंगे, मेघालय के खासी हिल्स या फिर जयंतिया हिल्स। उसका नाम क्या है, पैनेलस स्टिप्टिकस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला कह रहा है कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। ये जो कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर मतलब अगेन ये आपका कार्बन वाला टॉपिक कह लो, पोल्यूशन कह लो, या फिर एक्चुअली कार्बन साइकिल यही समझ लो, का साइकिल वाला जो एरिया है, कार्बन साइकिल कह रहा हूँ, कार्बन कंपाउंड्स वाला जो एरिया है वहाँ से डिराइव हुआ क्वेश्चन है। कार्बन फाइबर का वो ये कह रहा है कि इसका यूज़ होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल में भी और एयरक्राफ्ट में भी हो सकता है। कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड।
अब ये इम्पॉसिबल है, मतलब अभी अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिले कि कार्बन फाइबर अगर एक बार यूज कर लिया तो उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? ये करने के लिए एग्जामिनर को खुद ऐसा करना पड़ेगा, एग्जामिनर को कार्बन फाइबर बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा रिसाइकल है कि नहीं। प्लस मान लो एग्जामिनर का एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है, जब आप एग्जाम लिख रहे हो और एग्जाम लिखते लिखते किसी सुबह में किसी आदमी ने रिसाइकल कर दिया तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, 2 तो नहीं हो सकता है, बोथ 1 एंड 2 भी नहीं हो सकता है, 1 ओनली और नाइदर 1 और 2 हो गया। अब मैं एज अ स्टूडेंट ऐसा समझता हूँ कि कार्बन फाइबर का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब ऑटोमोबाइल की अगर एक भी पार्ट में कार्बन फाइबर का यूज़ हो गया तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ पहला स्टेटमेंट राइट होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल में इतने सारे पार्ट है और किसी पार्ट में तो कार्बन फाइबर का काम पड़ता होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 ओनली ए होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वापस हमने जो सोचा उसी तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? कार्बन फाइबर का इंक्रीज हो रहा है यूज, क्योंकि ये क्लीन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। क्लीन इकोनॉमी का मतलब है आप मान लीजिए इकोनॉमी कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने चेयर बनाया, चेयर बनाते बनाते आपने कोई प्लास्टिक बना दिया और प्लास्टिक समाज के लिए एक वेस्ट हो गया, टॉक्सिक हो गया, जो जल्दी एलिमिनेट नहीं हो सकता है। बट कार्बन फाइबर की खास बात क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिसाइकल नहीं हो सकता है। एक्चुअली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कार्बन फाइबर को रिसाइकल किया जा सकता है, और जो चीज़ रिसाइकल होती है उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी कैसी होती है, क्लीन। आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ना ज़्यादा कचरा जनरेट होगा, ना फालतू का वेस्ट जनरेट होगा। इसलिए कार्बन फाइबर हमारे लिए क्लीन इकोनॉमी की तरह काम करता है। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मजबूत होता है कार्बन फाइबर, और इसका वजन भी कम होता है, जिसके वजह से ये हेल्प करता है ड्राइव द विंड पावर रिवॉल्यूशन एंड मेक प्लेन्स मोर फ्यूल एफिशिएंट। अब इसकी वजह से वजन कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर गाड़ी पे आप एक चीज़ चेक करना, अगर मान लो आप एक 2 व्हीलर पे बैठे हो और 3 लोग बैठे हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे फ्यूल उतना ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोड पड़ता है गाड़ी पे फ्यूल उतना ज़्यादा यूज़ होगा। कार्बन फाइबर का अगर आप यूज़ करोगे एरोप्लेन में या फिर गाड़ियों में तो क्या होगा, ये क्योंकि इसका वजन कम होता है, तो वजन कम होगा तो लोड कम पड़ेगा गाड़ी पे, लोड कम पड़ेगा तो फ्यूल भी कम यूज़ होगा। तो इसका सेकंड बेस्ट बात ये है कि फ्यूल भी बचाता है आपका। और नेक्स्ट, ऑटोमेकर्स आर ऑल्सो वेकिंग अप द मटेरियल्स पोटेंशियल टू मेक लाइटर एंड मोर एफिशिएंट व्हीकल। जो गाड़ी बनाने वाले हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जाके इसको गाड़ी बनाने में यूज़ किया जाए, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और गाड़ियाँ बहुत एफिशिएंट हो जाती है इस वजह से। स्टेटमेंट 2 हमारा क्यों रॉन्ग है? यहाँ लिखा हुआ है कार्बन फाइबर कैन बी रिसाइकल्ड, बट रिसाइकल कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट है रिसाइकल करना। बट ये नहीं है कि रिसाइकल नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है रिसाइकल करना, बट हाँ किया जा सकता है। देयर इज अ नीड टू डाइवर्ट कार्बन फाइबर फ्रॉम लैंडफिल, दे कुड ओपन द गेट्स फॉर यूज ऑफ रिसाइकल कार्बन फाइबर इन कार, बाइक एंड फॉर डजन्स ऑफ अदर एप्लीकेशन। ऐसा एग्जामिनर का मानना है कि अगर हम लोग कार्बन फाइबर को बहुत ज़्यादा रिसाइकल करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो कल को कार हो गया, बाइक हो गया, बाकी मोबाइल्स में, मतलब मोबाइल में भी आप कार्बन फाइबर का यूज़ कर सकते हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, एसी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बॉडी को लाइट बनाता है। आगे, सिंस दे कुड ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बिजली भी बचाता है, तो इसीलिए रिसाइकल कार्बन फाइबर ऑफन एंड्स अप इन टेनिस रैकेट एंड गोल्फ क्लब वेयर लो वेट इज मोर इंपॉर्टेंट एज स्ट्रेंथ। रिसाइकल कार्बन फाइबर को आप देखना टेनिस के रैकेट और गोल्फ क्लब में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है आपका जितना हल्का रहेगा रैकेट उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ आप खेल सकते हैं, जितना भारी रहेगा उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो फ्यूचर में गोल्फ क्लब, टेनिस रैकेट के लिए स्पोर्ट्स में भी इसका एप्लीकेशन देखा जा रहा है। ओवरऑल आपको इतना जानना है, क्लीन इकोनॉमी है, फ्यूल बचाता है और लाइटर होता है। क्लीन इकोनॉमी प्लस लो वेट और फ्यूल एफिशिएंट, और लास्ट में कहाँ इसका यूज़ है, टेनिस रैकेट और गोल्फ क्लब में। बस इसके बियॉन्ड आपको जानना नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहाँ भी दिया हो कि रिसाइकल नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। ये भी अगेन थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ये क्वेश्चन उसी पे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगेन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट आपका कौन सा सेक्शन हो जाएगा, एनर्जी या फिर फ्यूल। आपको ये पूछ रहा है
सबसे पहला, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। ये कह रहा है इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है उसमें से कोई भी सी वाटर यूज नहीं करता है। अब सोचो अगर ये स्टेटमेंट राइट करने के लिए एग्जामिनर को हर एक पावर प्लांट जाके देखना पड़ेगा कि भाई तुम सी वाटर यूज कर रहे हो कि नहीं। अगर उसमें से एक भी यूज कर लेगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये अगेन नन है, क्योंकि ये नन है तो ये रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा यार। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इसमें से सी वाटर एक भी अगर यूज कर लेगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगला कह रहा है इसमें से कोई भी पावर प्लांट वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जहां वाटर बहुत कम है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक भी थर्मल पावर प्लांट किसी वाटर कम एरिया में या वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट लिखा है नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ऐसा एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड नहीं। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट है जो प्राइवेटली ओन्ड है। तो आपको पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, एक भी इसमें से करेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा, नन, डी। हमारा डी इनकरेक्ट आंसर क्यों है, अब विथ फैक्ट्स ये चीज देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट क्यों है, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है, कहाँ पे, गुजरात में। ये गुजरात में इंस्टॉल्ड है और ये एक क्लोज साइकिल इंड्यूस ड्राफ्ट सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर सिस्टम का यूज करता है। इसका मतलब क्लोज साइकिल मतलब वाटर जो आया वो बार बार यही यूज होगा, ये वाटर को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। प्लस कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है। यूज किसका करता है, सी वाटर का। सी वाटर कहाँ से लिया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ से ये सी वाटर लेता है और वही वापस, हाँ, और एडिशनली क्या करता है, यही जो सी वाटर है इसको प्यूरिफाई करता है फ्रॉम रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ प्लांट से ये करता है, प्यूरिफाई करता है और बाद में इसको बाकी चीज़ों में यूज़ करता है, सप्लीमेंट्री सिस्टम में यूज़ करता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि अब हमारे पास फैक्ट भी आ गया। कौन सा, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात का जो गल्फ ऑफ कच्छ से पानी लेता है, वाटर लेने के बाद आरओ में डालता है। ना सिर्फ वाटर थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज़ करता है बल्कि यही वाटर को फिर फ्यूचर पर्पज़ के लिए, बाकी कामों के लिए भी यूज़ करता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च है जिसमें इन्होंने कहा कि 40% ऑफ इंडियाज थर्मल पावर प्लांट आर सिचुएटेड इन रीजन्स एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट वाटर स्ट्रेस। वर्ल्ड के 40% थर्मल पावर प्लांट ऐसे एरियाज में है जो वाटर स्ट्रेस में है, मतलब जहां वाटर की बहुत कमी है। दिस पोज अ चैलेंज एज दिस प्लांट रिलाई ऑन वाटर फॉर कूलिंग पर्पस। पूरे इंडिया में मान लो अगर 100 पावर प्लांट है तो इसमें से 40 ऐसे हैं जो वाटर स्ट्रेस एरिया में है। अब प्रॉब्लम वाली बात क्यों है, क्योंकि क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट जो है ना ये कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो हीट भी जनरेट करेगा, तो हीट जनरेट करने के बाद इसको कूल करना पड़ता है सो दैट ब्लास्ट जैसी चीज़ें या फिर टेम्परेचर मेंटेन रहे। कूल करने के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ती है, वाटर। अब ऑलरेडी जहाँ ये लगा हुआ है वहाँ वाटर की कमी है, वाटर यूज़ नहीं कर सकते कूलिंग करने के लिए, तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी भी कम होगी। इसीलिए इंडिया के लिए एक टेंशन वाली बात है। यही लिखा हुआ है, द स्केयरसिटी ऑफ वाटर इज ऑलरेडी कॉजिंग डिस्ट्रप्शन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन दीज एरियाज। प्रॉब्लम क्या है, अब क्योंकि पानी की कमी है तो ऐसे एरियाज में पहले मान लो दिन का 3000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, तो अब 3000 की जगह 2000 ही हो रहा है, क्योंकि वाटर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी उस लेवल पे जनरेट नहीं हो रहा है। With 14 out of India's 20 largest thermal utilities having experienced at least one shutdown between 2013 and 2016. In fact, ये डेटा ये भी कह रहा है कि 2013 से लेके 2016 के बीच में इंडिया के जो बड़े 20 लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है उसमें से 14 एक बार बंद हो गए थे। क्यों बंद हो गए थे, पानी नहीं था कूल करने के लिए। अगर पानी नहीं देंगे तो थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करेगा, क्योंकि उसको भी कूलिंग की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उनको बीच में एक बार बंद करना पड़ा, जिस वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ। कितने का, $1.4 बिलियन का लॉस हुआ गवर्नमेंट के लिए। इमेजिन कर लो वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर से इस एरियाज़ में अगर हमको कूलिंग नहीं मिल पाई तो हमको इतने बड़े 20 में से 14 थर्मल पावर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी को $1.4 बिलियन का लॉस हुआ। लास्ट में स्टेटमेंट 3 क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, इंडिया के पास 269 थर्मल पावर प्लांट है जिसमें से 138 जो है वो पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड है और 131 प्राइवेट सेक्टर है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो गए। आंसर हो जाएगा नन, दैट इज डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वोल-बाचिया मेथड। वोल-बाचिया मेथड समटाइम्स कभी कभार न्यूज़ में रहता है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है वोल-बाचिया मेथड के लिए।
सबसे पहला है वोल्बाचिया मेथड जो है ये कंट्रोल करता है वायरल डिजीज को, वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। एक्चुअली पहला वाला स्टेटमेंट ही राइट है, मच्छरों से फैलने वाले वायरल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वोल्बाचिया मेथड का यूज़ किया गया था। सेकेंड वाला पढ़ते हैं कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू पैक मटेरियल, बिल्कुल रॉन्ग। प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये भी नहीं है। और प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने इसलिए पूछा, ये टेक्नोलॉजी बार बार या ये मेथड बार बार न्यूज़ में था मॉस्किटो से रिलेटेड, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वोल्बाचिया मेथड क्या है? वोल्बाचिया मेथड इज अ टेक्निक यूज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। कौन कौन से वायरल डिजीज? डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, ये सारा कंट्रोल करने के लिए वोल्बाचिया मेथड को लाया गया था। वोल्बाचिया मेथड में क्या होता है, आप एक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हो, किसके अंदर? मॉस्किटो के अंदर, सो दैट वो ये बीमारी आगे नहीं फैला पाए। आप एक बैक्टीरिया को उठाते हो, किसी मच्छर को पकड़ते हो और उसके अंदर बाय इंजेक्शन या बाय एनी मेथड वो बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर देते हो। इसकी वजह से वो मच्छर की जो डिजीज ट्रांसमिट करने की पावर है वो कम हो जाती है। मतलब पहले वो 50 लोगों को डेंगू कर देता था, अब हो सकता है 1-2 को करेगा या 1 को भी नहीं कर पाएगा। When mosquito carrying Wolbachia mate with mosquito without Wolbachia, the resulting egg do not hatch or produce offspring, thus reducing the population of disease carrying mosquito। खास बात क्या है, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, मॉस्किटो आगे एक मच्छर जो है वो आगे कोई मच्छर पैदा ना कर पाए, ये टेक्नोलॉजी लाई आपने। आपने क्या किया, मॉस्किटो 1 को पकड़ा, इसके अंदर आपने एक बैक्टीरिया डाल दिया। जब ये मॉस्किटो 1 किसी फीमेल मॉस्किटो से मिलेगा, तो जब इनके बाद जो भी एग आएगा, जो भी अंडा देंगे ये अंडे के अंदर से जो भी मच्छर निकलेगा वो इनडायरेक्टली कोई भी डिजीज़ नहीं फैला सकता है। क्यों? ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये मच्छर के अंदर जो भी पार्ट होता है जो वायरल डिजीज स्प्रेड करता है उसको सप्रेस कर देगा, उसको दबा देगा, जिस वजह से अब ये जो नया इनका बेटा फॉर्म हुआ इन मच्छर का, वो फ्यूचर में डिजीज़ को स्प्रेड नहीं कर सकता है। इसी टेक्निक को हमने कहा था वोल्बाचिया मेथड, बहुत अच्छी मेथड है, बट इससे एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जब जब आपने सोसाइटी में कुछ चेंज लाया है, जैसे मान लो आपने सोचा कि किसी एक चीज़, एक एग्जांपल लेता हूँ, बोर्नियो करके एक जगह है, वहाँ पे कंसेप्ट था फ्लाइंग कैट का। मैं आपको एक गूगल पे भी दिखा देता हूँ, फ्लाइंग कैट बोर्नियो, हाँ, द रियल स्टोरी दोज एपोसेराइफल फ्लाइंग कैट्स ऑफ बोर्नियो। हुआ क्या, बोर्नियो एक जगह है जहाँ पे ना मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मच्छर को खाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो लिजार्ड होता है इसको घेको कहते हैं, मच्छर ख़त्म करने के लिए घेको की पॉपुलेशन बढ़ा दी। अब क्योंकि घेको की पॉपुलेशन बढ़ गई है, मच्छर खा रहे थे दिन ब दिन, इनकी पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ गई, अब इनको कैसे कंट्रोल करते, तो इसके लिए इन्होंने वापस क्या लाया, रैट लाया, चूहे को लाया। अब इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चूहे को लाया, चूहों की भी पॉपुलेशन बढ़ गई, चूहे को कौन मारेगा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, फ्लाइंग कैट का कंसेप्ट लाया। मतलब ये लोग क्या करते थे, एरोप्लेन को लाते थे और ऊपर से बिल्लियाँ गिराते थे नीचे, इसलिए फ्लाइंग कैट कहा गया। फिर ये बिल्ली क्या करेंगे, इन चूहे को खाएंगे, और फाइनली इन्होंने क्या किया, जितने बिल्ली गिराए थे इसको वापस पकड़ के जहाँ से लाए थे वहाँ भेज दिया, सो दैट आगे वापस प्रॉब्लम ना हो कि वापस डॉग लाना पड़े कैट के लिए। यही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने मच्छर के जेनेटिक मेकअप में कुछ भी चेंज किया, मच्छर तो आगे डिजीज़ नहीं फैलाएंगे, बट मच्छर को जो लोग खाते थे, जो लोग मच्छर पे सरवाइव करते थे, अब वो लोग की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनका खाना था मच्छर। मच्छर अब सोसाइटी में कम होने लग गए, तो इनकी पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम होगी, इन पे जो डिपेंडेंट रहते थे उसकी पॉपुलेशन कम होगी, तो पूरा फूड चेन जो होता है ऐसा वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हमको सोसाइटी में इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं लाने हैं। बट वोल्बाचिया मेथड अगेन इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, तो ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये भी स्टील प्लांट्स या हेवी इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है आपके पास हेवी इंडस्ट्रीज दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से हेवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर के प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और स्टील प्लांट, ऐसे 3 प्लांट आपके पास दिए हुए हैं।
आपको ये बताना है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries। ये ऐसा कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर में कौन सी इंडस्ट्री में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कह रहा है आज नहीं फ्यूचर में। अब जाहिर सी बात है जब फ्यूचर की बात की है तो कोई भी हो सकता है क्योंकि यूपीएससी नहीं चाहेगा कि इसमें से बोले बस यही कर सकता है और कल को फ्यूचर में जाके अगर ये तीनों भी कर पाए तो यूपीएससी को अपनी आंसर की चेंज कर पाएगी। यूपीएससी अपने आंसर की कभी चेंज नहीं करता है, जो यूपीएससी कहता है वही होता है। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जो फ्यूचर की बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया जब भी वर्ड मिले आपको कैन, ये 2023 के पेपर में कैन वर्ड बहुत कम था, इसमें सम वर्ड नन वर्ड बहुत ज़्यादा था। बट जब हम आप 21, 22, 20 करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कैन वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। कैन वर्ड का मतलब है आज नहीं तो फ्यूचर में हो सकता है। तो यही पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इनमें से कहाँ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑल थ्री, तीनों जगह। फर्टिलाइजर प्लांट में अगर कहीं भी थोड़ा भी रोल प्ले कर देगा तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। सेम ऑयल रिफाइनरी और सेम स्टील प्लांट के लिए भी। यहाँ इन्होंने ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी क्या? यस, ऑल थ्री। ऑल थ्री हमारा राइट है। क्यों राइट है ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर प्लांट में अगर देखें तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एक एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी फर्टिलाइजर जनरेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इंडिया में बहुत सारे किसान फर्टिलाइजर पे ही डिपेंडेंट है। अब ये जो एनर्जी इंटेंसिव कंट्री है फर्टिलाइजर जनरेट करने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट है? फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल कौन सा हो गया? कोल हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गया। पर्टिकुलरली नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है। By using green hydrogen as a clean energy source, fertilizer plant can reduce their carbon emission। अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर प्लांट से क्या होगा? कार्बन एमिशन कम होगा, क्योंकि अब हम फॉसिल फ्यूल के जगह, कोल के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? क्लीन एनर्जी सोर्स है। ये कार्बन बहुत कम रिलीज करता है। क्योंकि ये कार्बन कम रिलीज करता है तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? डीकार्बोनाइज कर रहा है सोसाइटी को। कार्बन का अमाउंट कम कर रहा है, कार्बन का पोल्यूशन कम कर रहा है, जिस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ फ्यूल डायरेक्टली in the ammonia production process which is a key component of fertilizer manufacturing। इसीलिए की कंपोनेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी जो है ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेज गैस एमिट होते हैं ड्यू टू देयर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये भी रिलाय करते हैं फॉसिल फ्यूल पे। अब अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा? सप्लीमेंट करेगा, रिप्लेस कर देगा फॉसिल फ्यूल को, देयर बाय रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट। क्योंकि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन रिफाइनिंग प्रोसेस सच एज हाइड्रो क्रैकिंग एंड हाइड्रो ट्रीटिंग टू रिमूव द इम्प्योरिटी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। क्योंकि हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस में और हाइड्रो ट्रीटिंग प्रोसेस में, तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ ऑयल रिफाइनरी में भी किया जाता है और उससे भी कार्बन का अमाउंट कम हो जाएगा। लास्ट वाला दिया स्टील प्लांट। स्टील इंडस्ट्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए। स्टील से भी बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होता है। तो जब हम ग्रीन का हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टील मेकिंग प्रोसेस तो ये कोल या फिर कोक को रिप्लेस कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट रिडक्शन। आपने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया है। आगे इट एनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन और लो कार्बन स्टील। अब ग्रीन और लो कार्बन स्टील क्यों कहा गया है? पहले क्या होता था? आप कोल से स्टील बनाते थे, तो कोल एक अच्छा सोर्स नहीं है, कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन प्रोड्यूस होने की वजह से स्टील भी हम मानते थे कि स्टील जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बट क्योंकि आप अब ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके स्टील बना रहे हो तो इसको ग्रीन स्टील या फिर लो कार्बन स्टील भी आप कह सकते हो। इतना ही नहीं, एडिशनली ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूटिलाइज इन द स्टील इंडस्ट्री फॉर हीट जनरेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फर्दर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। आगे चल के स्टील इंडस्ट्री में कार्बन एमिशन कम करने के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा ईयर 2023 का साइंस खत्म।